नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जताया विरोध, कहा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना का फैसला तुगलकी, इसे वापस ले सरकार। तालाब में डूबने से 38 वर्षीय युवक की मौत। मधुपुर में मिले 2 कोरोना संक्रमित। कुंडू बंगला के व्यवसायी एवं काली मंडा रोड स्थित व्यवसायी के पुत्र कोरोना पॉजिटिव। कोचिंग संचालकों ने सशर्त कोचिंग चलाने की सरकार से की मांग। पिपरासोल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मामला दर्ज। सारक थाना के सामने 100 साल पुराना पीपल पेड़ गिरा, आवागमन बाधित, कोई हताहत नहीं। लगातार बारिश से किसानों के चेहरों पर लौटी खुशी, लेकिन डीजल की कीमत कर रही परेशान। एनएसयूआई ने यूजीसी के खिलाफ गाइडलाइन को जलाकर जताया विरोध। पालोजोरी बगदाहा चेकपोस्ट पर हो रही सघन जांच। देवघर सैनिटरी हार्डवेयर पेंट एवं टाइल्स मार्बल एसोसिएशन ने जारी किए गाइडलाइन। आप घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक काम। निकलते हैं तो भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क लगाकर चलें, इधर उधर गंदगी फैलाने का प्रयास ना किया जाए। लोगों में स्वयं भी जागरूकता फैलाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। व्यापारी वर्ग के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक साथ इकट्ठे दुकानों में लोगों को प्रवेश ना दें। जो लोग आते हैं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी मास्क रखें। मास्क पहनकर ही चीज़ों का लेन देन करें। समय से पहले और समय के बाद दोनों चीज़ें अगर हम लोग नियंत्रित ढंग से करें तो कोरोना से निजात पाया जा सकता है। इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से अनुरोध होगा, प्रशासन की मदद करिए, लोगों की मदद करिए, स्वयं की मदद करिए। प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन करिए, स्वयं सुरक्षित रहिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए, अपने गांव और शहर को भी सुरक्षित रखिए। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज झारखंड की प्रमुख खबर। भाजपा ने राज्य सरकार के मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल कैद के निर्णय को तुगलकी फरमान बताया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है, तो पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना पर अंकुश लगे, यह सबकी प्राथमिकता व चाहत है, लेकिन सख्ती के नाम पर जनता के दोहन के दरवाजे खोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों पर भी गौर करना होगा। मधुपुर थाना क्षेत्र के नया बाजार मोहल्ला निवासी 38 वर्षीय मनोज रवानी की मौत तालाब में डूबने से हो गई है। गोताखोरों द्वारा काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु देवघर भेज दिया है। बताया जाता है कि आज अहले सुबह मृतक शौच के लिए कुंडू बंगला स्थित 8 नंबर तालाब आया था और पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में चला गया। बताया जाता है कि मृतक गंभीर रोग से पीड़ित था और इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। आज मधुपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। एक मरीज कुंडू बंगला के प्रसिद्ध खाद्य व्यवसायी एवं दूसरा काली मंडा रोड के टाइल्स व्यवसायी के 16 वर्षीय पुत्र बताए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से मधुपुर में दूसरी मौत की सूचना मिली है। दोनों मरीजों के आवास को आज सील कर दिया गया है। वहीं भेड़वा में डॉक्टर इकबाल खान द्वारा संक्रमित मरीज के परिवार वालों का स्वाब सैंपल भी लिया गया। मधुपुर थाना क्षेत्र के पिपरासोल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। घटना को लेकर 2 अलग अलग मामला मधुपुर थाना में दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर प्रमिला देवी ने आरोप लगाया कि गांव के ही राजेश यादव ने घर में घुसकर मारपीट कर चांदी के चेन व 1000 रुपये छीन लिया व केस उठाने की धमकी दी। वहीं सुधा देवी का कहना है कि प्रमिला देवी अपने परिजनों के साथ मिलकर मारपीट किया। इधर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजेश यादव आया और ओकर मतलब बोला केसवा उठा ना, तो बोल जान से दोनों को मार देंगे। दोनों मार बैठ गए। हम लोग के साथ में बहुत मारपीट किया और पैसा थोड़े अलग ग्रुप के 10 टका ग्रुप चलावे ऑटो लग भेज दिल तो 5 गाड़ी सिकरी है लो ऑटो चथ लेल को एक 6 गाड़ी सिकरी है लो ऑटो चथ लेल को ये लो। और ये लोग दोनों मारपीट किया है। इसका हम अपना घर में झाड़ू पोछा कर रहे थे, प्रमिला देवी आया उसका बेटी के साथ और दोनों ने मारपीट किया लाठी डंडे से। मेरा पैर हाथ दोनों चल नहीं रहे, जान बचा के किसी तरह से थाने हम अभी पहुंचे हैं। आके मेरे 3 छोटे। कोचिंग संचालकों ने सशर्त कोचिंग चलाने की सरकार से की मांग।
विगत 4 महीनों से लॉकडाउन का मार झेल रहे कोचिंग संचालकों एवं शिक्षकों ने आज MDB न्यूज़ 24 से बात की और अपनी परेशानियों को हमसे साझा किया। सभी कोचिंग संचालकों का यह कहना है कि जैसे सरकार सभी दुकानों एवं अन्य संस्थानों को सशर्त खोलने दे रही है, उसी तरह उनके कोचिंग को भी शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति दे, क्योंकि लगातार कोचिंग बंद रहने से बहुत से शिक्षकों के समक्ष आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो नमस्कार आप सबों को। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी ने उठाया तो शिक्षण संस्थानों ने उठाया है, और ये सही भी है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हर गार्जियन और हर सरकार की यह दायित्व होती है कि बच्चे जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनका पठन पाठन सही तरीके से हो। लेकिन पिछले 4-5 माह से जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है, तो हमें इसके दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। दूसरा पक्ष यह है कि 4-5 माह से जितने भी लोग, चाहे वो प्राइवेट ट्यूटर हो, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हों, कोचिंग संचालक हों, या किसी स्कूल के निजी विद्यालय के शिक्षक हों, उन सबों के पास तो परिवार चलाने की जो अभी स्थिति है, आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी बदतर हो चुकी है। सबको जानते हैं और वो महसूस भी करते होंगे। हमने बहुत नज़दीक से इसे देखा है। तो अब ये समय है कि सरकार जिस प्रकार सभी तरह के व्यावसायिक संस्थानों को या और भी जितने भी आर्थिक उत्पादन के जो केंद्र हैं, सबों को कुछ शर्तों के साथ व्यवसाय करने की या जीविकोपार्जन करने का जो छूट दिया है, तो वह छूट निजी कोचिंग संस्थानों को भी मिले, प्राइवेट शिक्षकों को भी मिले। सरकार इस समस्या पर विचार करे। हम लोगों की समस्या दिन पर दिन जो है बहुत ही दयनीय होती जा रही है। जो संचालक हैं या जो उस पर डिपेंड जो शिक्षक हैं, हम लोगों की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। उसका वजह, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ संपर्क में थे या जो अभी रहेंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे भविष्य के लिए जो है किस प्रकार के कोर्सेज़ को हम लोग सेलेक्ट करें, कौन सी परीक्षाएं के लिए हम लोग तैयारी कर सकें। उनका भी भविष्य, साथ साथ हम लोगों का भी, जो मेरे ऊपर जो डिपेंड जो शिक्षक हैं, उनके परिवार है, मेरा परिवार है, इस सारे लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। हमारा राज्य और केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि जिस प्रकार से सभी व्यवसाय को दिशा निर्देश और मापदंडों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है, हम लोगों को भी जो भी दिशा निर्देश और मापदंड दिया जाएगा, उसमें हम लोग मान करके उसको चलाने में पूरा सक्षम रहेंगे। कि इसमें पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ग्रसित है, हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है, और सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। क्योंकि 4 महीने की अवधि बीत चुकी है, सारे प्रतिष्ठानों को सरकार ने खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षण संस्थानों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। चूँकि 12th का 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, छात्रों के सामने उनकी कैरियर की समस्या है, उनको किस विषय का चुनाव करना है, ये सारी समस्या हैं। और इसमें निजी कोचिंग संचालक और शिक्षक ही उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और 4 माह से हम शिक्षकों के पास शिक्षण को छोड़ के अन्य कोई व्यवसाय है नहीं। तो सरकार से इस विषम परिस्थिति में अनुरोध है कि कुछ विशेष शर्तों के साथ, कुछ गाइडलाइन के साथ हमारे शिक्षण संस्थाओं को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। वर्तमान जो स्थिति है पूरे विश्व के सबों को पता है, हम भी उससे अछूते नहीं हैं। विगत 4 महीनों से हमारा संस्थान बंद पड़ा हुआ है। सबों को पता है कि हम शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं, जो बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं। सारे प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, सभी मानदंडों के साथ खुल रहे हैं, सशर्त खुल रहे हैं, लेकिन हमारा कोचिंग बंद पड़ा हुआ है। अब हमारी स्थिति क्या है, इससे सरकार को कोई सुधि लेनी देनी है नहीं। हम कैसे घर परिवार चला रहे हैं, इस विषय में सरकार को भी सोचनी चाहिए। जैसा भी हो, हमारे कोचिंग चलना चाहिए, चाहे वो 5 बच्चों के साथ हो, 10 बच्चों के साथ हो, लेकिन इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए, जिस भी माध्यम से हो। अन्यथा हमें कुछ एक प्रोत्साहन राशि दे दिया जाए या लेबर कार्ड बनवा दिया जाए। के लॉकडाउन के बाद भारत में वर्तमान में अभी अनलॉक 2.0 लागू है। इस अनलॉक में लगभग सभी क्षेत्रों, मॉल, धार्मिक स्थल, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि सभी क्षेत्रों को विशेष दिशा निर्देशों व शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अभी तक
शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के बारे में कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के कारण कोचिंग संस्थान के संचालकों और शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। उन्हें अपने पारिवारिक खर्च के अलावा हर माह कोचिंग का भाड़ा, स्टाफ खर्च, बिजली बिल इत्यादि का वहन करना पड़ रहा है, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय होती जा रही है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह सभी क्षेत्रों को विशेष शर्तों व नियमों के साथ खोलने का इजाज़त दिया गया, कोचिंग संस्थानों को भी विशेष शर्तों व मापदंडों के साथ खोलने का इजाज़त दिया जाए। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आज सुबह सारड़ थाना के समक्ष 100 साल पुराना पीपल का पेड़ 11,000 करंट के तारों को तोड़ते हुए बीच सड़क पर आ गिरी। हालांकि इससे किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई। प्रशासनिक कर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली ऑफिस को सूचित कर बिजली कटवाया गया। हालांकि बीच सड़क पर पेड़ के गिर जाने से सारड़ पालोजोरी सड़क पर आवागमन घंटों बाधित रहा। गांव के बुजुर्ग बदरुल अंसारी लक्ष्मी शाह बताते हैं कि वे लोग भी इस पेड़ को ऐसे ही देख रहे हैं। वे बताते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है जो इतना बड़ा विशालकाय पेड़ गिरने से कुछ अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। इस दौरान सारड़ थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने दल बल के साथ व्यवस्था को सुगम बनाने में लगे हुए थे। 4 घंटे के बाद आवागमन सामान्य हो गया। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर मानसून के लगातार अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। महंगाई के बावजूद किसान ऊंचे दाम पर खाद और बीज खरीदकर खेती में जोर शोर से लग गए हैं। अनुमंडल के करौ प्रखंड के विभिन्न गांवों के किसान और मजदूर भी जी जान से धान रोपाई में जुट गए हैं। वहीं बहुत से किसान डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण यह कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से खेती करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। सरकार को खेती के समय किसानों को खाद, बीज और डीजल के मूल्यों में छूट देनी चाहिए थी। पता नहीं सरकार किसानों के प्रति क्यों उदासीन है। क्या नाम है? हिमांशु मरंडी। कहाँ घर है? करों पहाड़ी। कौन ब्लॉक? करों ब्लॉक से आसपास में है। तो हम लोग को यहाँ कुछ सरकार से सहायता नहीं मिल रहा है। हम लोग रोजी रोटी करने वाले हैं, रोजी रोटी करते हैं तब हम लोग खाते हैं। एक ही फसल हम लोग को होता है धान है, और कुछ नहीं है। तो खेती कर रहा है? खेती कर रहे हैं, लेकिन पानी इसमें भी सिंचाई नहीं है तो अभी बंद है। तो कर्जा लेके खेती कर रहा है? कर्ज लेके हम लोग खेती कर रहे हैं, और कर्जा फिर क्या करेंगे कहाँ से? और डीजल के दाम इतना बढ़ रहा है कि हम लोग गाड़ी भी लगा नहीं पा रहे हैं। हम लोग किसान है, डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है। पेट्रोल ट्रैक्टर में जुताई करते हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है। बड़ी परेशानी में हम लोग हैं। और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार इस समय कुछ हम लोगों के ऊपर कुछ करता नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, मरा जाएंगे। आज मधुपुर कॉलेज के मुख्य द्वार पर NSUI के जिला उपाध्यक्ष नसीम हुसैन के नेतृत्व में UGC का विरोध प्रदर्शन इसके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को जलाकर किया गया। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि UGC की नई गाइडलाइन के द्वारा UG एवं PG के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को इस कोरोना की वैश्विक महामारी में भी परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि आज पूरे देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तकरीबन 13 लाख हो चुकी है। NSUI द्वारा केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग की गई कि जो छात्र विरोधी गाइडलाइंस लाई गई है उसे जल्द से जल्द वापस लें, अन्यथा NSUI आगे भी इसके विरोध में प्रदर्शन करती रहेगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रही है। इस दौरान बगदाहा के पास पालोजोरी जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर सघन जांच की जा रही है। वहां मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देख राज्य में अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिक मजदूरों को चेक पोस्ट पर रोककर राज्य सरकार द्वारा दी हुई पंजीयन प्रमाण पत्र की जांच करते हैं। बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के आने वाले मजदूरों को
वहीं चेक पोस्ट पर मौजूद प्रज्ञा केंद्र के कर्मी द्वारा उन्हें पंजीयन कराकर उन्हें उनके घर जाने की अनुमति दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मार्ग से चाहे दुपहिया वाहन चालक ही क्यों न हो, बिना मास्क के पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोडेड वाहनों का आवागमन होता है। दूसरे स्टेट जो वेस्ट बंगाल के हैं या अदर स्टेट के जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के क्रॉस करते हैं हमारे जिला में घुसते हैं जी, तो उनको जो है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट में यहाँ किया जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन पहले से कराया है ऑनलाइन तो उस स्थिति में वो पास यहाँ से चेक पोस्ट से निकलता है। अच्छा, प्रतिदिन कितने वाहनों का आप लोग चेकिंग करते हैं? प्रतिदिन जो है लगभग कितने बिना कागजात पाए जाते हैं? जैसे स्टेट से स्टेट जो आते हैं जी, उनको तो हमको उतना चेक नहीं करना है जी। विशेषकर जो है दूसरे स्टेट से जो आते हैं जी, जो दूसरे स्टेट से जो भी नागरिक आते हैं या जनता, आम जनता आती है जी, उसका रजिस्ट्रेशन का जांच करता है। उसमें बहुत कम लोग आते हैं, मुश्किल से कभी 5, 6, 4 इस तरह का स्थिति है। तो क्या आप लोग कर रहे हो? हम लोग यहाँ से जो है डिस्टेंशन बना के रखना, गाड़ी में 4 आदमी से ज़्यादा नहीं लोड हो। किया गया है। देवघर सैनिटरी हार्डवेयर, पेंट एवं टाइल्स मार्बल एसोसिएशन ने सभी प्रमुख व्यापारियों से वार्तालाप कर वैश्विक महामारी कोरोना के काल देखते हुए यह निर्णय लिया कि सभी व्यापारी रविवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। साथ ही साथ सभी व्यवसायी अपने दुकानों में ज़्यादा भीड़ नहीं होने देंगे। जो भी ग्राहक बिना मास्क लगाए आए तो उन्हें वापस भेज दें। सुरक्षा की दृष्टि से यह तय किया गया कि दुकान का कर्मी एक दिन छोड़कर दुकान पर आए और प्रतिदिन दुकान सुबह 9:30 से संध्या 6 बजे तक ही खुला रखें। देखिए, हम लोग देवघर सैनिटरी हार्डवेयर, टाइल्स, मार्बल एंड पेंट एसोसिएशन के द्वारा एक पहले से निर्णय लिया हुआ है कि संडे को हम लोग साप्ताहिक बंदी बनाएंगे और सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोग सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव सब प्रत्येक संडे को हम लोग वितरण करते हैं। अब विशेष देखते हैं कि कहर कोरोना का जारी हो गया है, इसी को देखते हुए हम लोग एक सामूहिक निर्णय लिए। इसमें बहुत सारे हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स के और भी जो सदस्य हैं वो लोग भी इसमें सहमति जताए हैं कि रविवार को तो हम लोग पूर्णबंदी रखेंगे ही और 9:30 से 6 बजे तक हम लोग दुकान खोलेंगे। उसमें अगर विवेकपूर्ण किसी को लगे कि नहीं हमको अगर 1 बजे बंद करें तो उसके ऊपर निर्भर है, दुकानदारों के ऊपर। लेकिन हम लोग आम दुकानदार या व्यवसायी भाई को एक सहयोग मांग रहे हैं कि इस परिस्थिति को देखते हुए 9:30 से 6 बजे तक अपनी दुकान खुला रखें और अपने दुकान में सारी व्यवस्था रखें कि ताकि किसी भी ग्राहक को ऐसी परेशानी नहीं हो कि आपसे उनको खतरा हो, उनसे आपको खतरा हो जाए। दुकान के दरवाजे पर रस्सी या बांस के बल्ली से बांध दें। दुकान के दरवाजे पर आप एक ऐसे आदमी को बिठा दें जिससे हम लोग थर्मो डिस्काउंट कर सकें आने वाले ग्राहक को। दूसरी है कि सैनिटाइजर का मशीन सबके दुकान पर उपलब्ध रहे और अपने भी और अपने स्टाफ को भी मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए दुकान का सुचारू रूप से संचालन करें। तीसरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।